वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अंबेडकर जी के जयंती पर हम सभी लोग उनको ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। सभी लोग, हमारे जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों की तरफ से मैं अंबेडकर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं सबकी तरफ से मैं उनको देती हूँ। जहाँ कहीं भी होंगे, इस लोक में तो नहीं है पर परलोक में वो निश्चित रूप से देखते होंगे। ऐसे अंबेडकर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पीछे के क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्डों का उच्चारण स्थान। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वर्डों का उच्चारण स्थान यूपी टेट के लिए, स्पेशल यूपी टेट के लिए अभी जो परीक्षा लगी हुई है वो यूपी टेट है। लेकिन व्याकरण जो है हम किसी में भी पढ़ सकते हैं। वो वर्डों का उच्चारण स्थान वही रहेगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो। एक प्रश्न भी यदि आता है तो ये उच्चारण स्थान आपके काम आएगा, चाहे आप बिहार दे रहे हो, झारखंड दे रहे हो, एमपी दे रहे हो, कहीं की परीक्षा दे रहे हो। व्याकरण के लिए आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए परीक्षा लगी है टीजीटी और टेट का पेपर लगा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से इसको देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और यदि कोई कमी नज़र आती है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। यदि कुछ कमी होगी तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। कमी आप में नहीं होगी, कमी हमारे में होगी। यदि आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि मैं उसमें परिवर्तन कर सकूँ। ठीक है, आज आगे की क्लास है। आज हम लोग देख रहे हैं प्रयत्न। चलिए देखते हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि अच्छा लगा या कमी है, तो उसको दोनों को आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास है हम लोगों का प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं। प्रयत्न मतलब होता है ना जोर लगाना, बोलना, ताकत लगाना। जिसको बोलने में हम किसी भी काम को करते हैं ना तो उसमें ताकत लगती है, जोर लगता है। तो उसी तरह से पाणिनि भगवान ने दिया प्रयत्न। कहीं कहीं आपको मिलेगा यत्न। प्र को यदि काट दिया जाए ना तो यत्न भी हो जाएगा, यत्न करना, उसका भी अर्थ वही यत्न। प्रयत्नो द्विधा। प्रयत्न कितने हैं? 2 हैं। प्रयत्नो द्विधा कहते हैं कि प्रयत्नो द्विधा माने प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा हम संस्कृत नहीं लिखते हैं क्योंकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना लिखते हैं। प्रयत्नो द्विधा या कर देते हैं यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा। जो यत्न है या प्रयत्न है, द्विधा मतलब क्या होता है? द्वि मतलब द में व लगा हुआ है, द्वि। यत्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम पहले इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। पहले तो आपसे यही पूछ देगा कि प्रयत्न कहते किसको हैं, आप ये जान पाए। मैं अभी इस पे चर्चा कर रही हूँ। और इसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। एक है अभ्यंतर, वैसे शुद्ध रूप में इसको लिखते हैं अभ्यंतर, पर पुस्तक इत्यादि में भी आप देखेंगे ना तो अभ्यंतर ही छपा रहता है। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर। ठीक है, मैं उसको भी लिख दे रही हूँ, अभ्यंतर। ठीक है, और एक है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है हम इसको जानते हैं। अभ्यंतर मतलब ना आंतरिक। आप देखेंगे पुस्तक में लिखा होगा अभ्यंतर, अभ्यंतर ऐसे लिखा होगा, अभ्यंतर। पर इसका शुद्ध यदि होता है तो अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब होता है आंतरिक। इसका हम अर्थ लिख दे रहे हैं आंतरिक। अभ्यंतर और आंतरिक। इसमें इंक नहीं है, यही दिक्कत हो रहा है।
आभ्यंतर प्रयत्न की जो है वो 5 भेद होते हैं। कभी कभी पेपर में ही पूछता है कि पहले तो प्रयत्न के कितने भाग, 2 भाग हो जाएंगे। प्रयत्न के कितने भाग होंगे, 2 भाग हो जाएंगे। एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य मतलब बाहरी। तो आप पहले ये जाने कि यत्न किसको कहते हैं, प्रयत्न किसको कहते हैं। आप देखिए कि बोलने में भी क्या है, ताकत लगती है। आप 1 घंटे 2 घंटे चाहे क्लास लीजिए या किसी से बतियाइए तो भी आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसा है, आप देखते होंगे कि जब लोग व्रत रहते हैं, निराजल इत्यादि व्रत रहते हैं तो कहते हैं कि आज हमको ज़्यादा मत बुलवाइए। ऐसा गांव में सुने होंगे। गांव में क्या, सभी जगह, गांव में ही नहीं शहरों में भी लोग तीज इत्यादि व्रत रहती हैं जब महिलाएं, तो कहती हैं कि आज हम व्रत हैं, आज हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। इससे इस बात का पता चलता है कि बोलने में यत्न लगता है, जोर लगता है, ताकत लगती है। इसीलिए कहते कि प्रयत्न, जो बोलने के लिए हम जोर लगाते हैं। आप जो भी पढ़ने वाले होंगे या पढ़ाने वाले होंगे, जितने लोग को आप देखेंगे 1 घंटे 2 घंटे लगातार क्लास लेने के बाद थकान महसूस होती है। ऐसा नहीं कि उस तरह का काम हम लोग करते हैं, लेकिन बोलने के बाद जो जोर लगता है, जो ताकत लगती है, उसी को कहते हैं यत्न या कह लीजिए प्रयत्न। और ये यत्नो द्विधा, प्रयत्नो द्विधा, ये कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। अब बात आपसे बनेगी कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे 5 प्रकार का होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो कह दीजिएगा 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के। यदि वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन ना आए तो इससे ज़रूर पूछता है, और ये थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और थोड़ा सा जिन लोग की संस्कृत वीक है उनसे ये थोड़ा कम बनता है। तो आप ये एलटी वाले भी देख सकते हैं, एलटी में भी ये पूछेगा आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ये दीर्घ में भी आपसे पूछ सकता है कि प्रयत्न का भी भेद कर दीजिए, तो फिर इसमें आपको थोड़ा संस्कृत लिखना पड़ेगा, चूँकि एलटी का लिखित पेपर है मेंस वाला। और यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा संस्कृत की ज़रूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता है मैं बताते हुए चल रही हूँ। आभ्यंतर मतलब अंदर, तो हम कुछ वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, जो अंदर से निकलते हैं, जो जोर लगता है। आभ्यंतर प्रयत्न जो है माने आंतरिक। आभ्यंतर का अर्थ क्या हो गया, आंतरिक हो गया। अब बाह्य का अर्थ क्या हो गया, बाहरी। अब प्रयत्न का अर्थ होता है जोर लगाना, ताकत लगाना। आप इसे समझ पाएँ, किसी भी काम को करने में ताकत लगती है। आपको एक चौकी उठाना है, उसमें भी ताकत लगती है ना, तो उसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है। इसमें भी जो हम बोलते हैं ना, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा लगती है। ऐसा नहीं है कि इसमें थकान नहीं होती है। जितने वर्क करने वाले हैं, जब आप बोलेंगे तो उससे भी क्या होती है, थकान होती है। उसमें भी यत्न लगता है, जोर लगता है, ताकत लगाना पड़ता है। छोटे बच्चे को भी ना सिखाने के लिए, बच्चा छोटा होता है उसको हम सिखाते हैं, बाबू बोलो क, आ, मम्मा, उसको ये सिखाया जाता है ना, तो उसको जोर लगता है, सीखता है उस चीज़ को। अब आभ्यंतर प्रयत्न को हम देख रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं, जरा सा देखते हैं। पहले देखते हैं स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। यदि क्लिष्ट लगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा याद ना करिएगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, फिर इसका डिवाइड करके आपको समझा दे रहे हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम, प्रयत्नम स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। नंबर 1, इसके 5 भेद किए गए। अभी हम बाह्य प्रयत्न को आज की क्लास में नहीं देखेंगे, उसको कल देखेंगे, पर इस क्लास को हम अच्छे से देखते हैं, बहुत जल्दी करते हुए ना देखते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। दूसरा है ईसत स्पृष्टम। दूसरे को क्या बोलते हैं, ईसत स्पृष्ट। पहला है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, फिर ईसत स्पृष्टम अंतःस्थानम। ईसत देखते हैं, ईसत, इसको तोड़ करके लिख दे रहे हैं। ईसत स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम
ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम, ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम, ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम। ठीक है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम। उसके बाद है विवृत स्वराणाम, तीसरा नंबर है विवृत, विवृत स्वराणाम, स्वराणाम, विवृत स्वराणाम। ये इसकी पूरी तरह से परिभाषा हो जा रही है। यदि आपको थोड़ी भी संस्कृत में रुचि होगी तो इसको भी जरा सा जोर दीजिएगा। जो टेट के अतिरिक्त लोग हैं, टेट के लिए भी मैं आगे से अभी जो शार्ट करके इसको बता दूंगी। विवृत स्वराणाम ईषत् स्पृष्ट अंतः स्थानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् विवृतम ऊष्माणाम। अगला लिखते हैं ईषत्, ईषत् विवृतम, ईषत् विवृतम, ईषत् विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्माणाम, ईषत् विवृतम ऊष्माणाम। कितना हो गया? 1 2 3 4। अब बचा हमारे पास लास्ट, जो बचा है समृद्ध, जिसको कहते हैं समृद्ध। ठीक है, समृद्ध। और समृद्ध की जो है प्रक्रिया दशायाम, इसको लिख लेते हैं प्रक्रिया, प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशायाम। ठीक है, तो विवृत में व प्रक्रिया दशायाम तो विवृत एव, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत एव। ये हो गया 5। अब हम इसको जरा सा शार्ट कर देते हैं, जिससे आपको ये कठिन ना लगे कि हमने क्या बोला। आपको यदि नोट करना रहेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। पहले हमने देखा यत्न, यत्न किसको कहते हैं? जिसको बोलने में जोर लगे, ताकत लगे। अब वो आभ्यंतर यत्न भी हो सकते हैं और बाह्य यत्न भी हो सकते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भाग किए गए। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो कहिए 5 प्रकार का। फिर पूछेगा बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो 11 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपसे पूछ देगा। अब इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, हम जरा सा इसको देखते हैं। लिखा स्पृष्ट, हम लोग पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होगा, मैंने पढ़ाया था व्यंजन। व्यंजन में आप सभी को याद होगा कादयो मावसाना स्पर्शा, जिसको हम स्पर्श कह रहे थे। स्पर्श मतलब छूना, टच करना। हो सकता है आप लोग को स्पृष्ट कठिन लगे, पर मुझे लगता है कि टच करना सभी जान रहे होंगे। बाकायदे किसी ना किसी को टच किए होंगे, भले उसके चक्कर में मार खाए होंगे। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श करना मतलब छूना, जो जिसको हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट। स्पृष्ट प्रयत्न को ही स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न ही स्पर्शानाम, वही स्पर्श है। फिर स्पृष्ट का अर्थ क्या हो गया? छूना। मानो आपसे पूछेगा नहीं, आप ये इसका अर्थ जानते रहें। स्पृष्ट माने क्या हो गया? छूना। अब इसमें जो आपके व्यंजन आएंगे वो क से लेकर के, क से लेकर कहाँ तक जाएंगे? म तक। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे उसको स्पर्श कहेंगे। हमने व्यंजन में देखा था, जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जिसको स्पर्श कह रहे थे, कादयो मावसाना स्पर्शा, वहीं से हमको ये मिल गया था। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन कहे जाएंगे उसको स्पर्श यहाँ करें स्पृष्ट, वही स्पृष्ट है ना। स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्ट माने छूना, स्पर्श करना, छूना, उसको क्या कहेंगे? स्पृष्ट। ईषत् मतलब होता है थोड़ा, ईषत् माने थोड़ा। इसमें समझना, स्पृष्ट माने छूना, चपक के छूना, और ईषत् माने छूना पर थोड़ा छूना। ये क्या लिखा? ईषद स्पृष्ट अंतः स्थानाम। जरा हम इसको बोल कर चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। क
जब क हम बोलते हैं तो पूरे कंठ से बोल रहे हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज। जब च बोलते हैं तो तालू से बोलते हैं। च, देखिए जीभ हमारी एकदम चपक के तालू के पास जा रही है। च, छ, ज, छ, इया। ट, ट बोलते हैं तो जीभ क्या कर रही है? राउंड ले रही है। कहाँ छू रही है? स्पृष्टम किसको छू रही है? मूर्धा को छू रही है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर देखते हैं ट, थ, द, ध, न। दंत को छू रही है और अच्छे से छू रही है ना। जिसको अच्छे से स्पर्श करें, माने बढ़िया मात्रा में स्पर्श करें, आप अधिकार के साथ स्पर्श करें। यदि आप वाला है या आप वाली है तो आप अधिकार के साथ स्पर्श कर पाएंगे, अन्यथा इस तरह का कुछ है तो थोड़ा सा स्पर्श कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर वो लोग आ जाएंगे ईसत स्पृष्ट में। पहले कहते हैं क से लेकर के म तक जितने व्यंजन गए, त, थ, द, ध, न, हम यहाँ तक चले थे। प, फ, ब, भ, म। देखिए ओठ क्या कर रहा है? एक दूसरे को छू रहा है। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं अधर और ऊपर को बोलते हैं ओष्ठ। माने अधर ओष्ठ को स्पर्श कर रहा है। अपना ओठ अपने ओठ को स्पर्श करवाना है, किसी दूसरे के नहीं। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन बोले जाएंगे उसको स्पृष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पृष्ट कहेंगे। क्यों स्पृष्ट कर रहे हैं? स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। अब बढ़िया से छू रहा है। हम प बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आधा प में छू रहा है आधा नहीं छू रहा है। छू रहा है, बढ़िया से छू रहा है, जिसको हम कह रहे हैं स्पृष्ट। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, पूरा सूत्र हो गया। ईसद स्पृष्टम। फिर क्या कहते हैं? क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे, अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क से लेकर के म तक क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इस इतने सारे को क्या कहा गया? ये देखिए, क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे वो क्या कहे जाएंगे? स्पृष्ट व्यंजन कहे जाएंगे। एक बात हमने देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको शुद्ध व्यंजन अभी आप नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ हलंत का चिन्ह नहीं लगा हुआ। जब हम इसमें हलंत लगा देंगे तब ये शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। देखिएगा, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म। क से अब जो क वाला है वो क्या हो गया? कंठ छू रहा है। किसको छू रहा है? इसीलिए इसको स्पृष्ट कहा गया। इसमें क्या छू रहा है? तालु छू रहा है। इसमें क्या छू रहा है? मूर्धा छू रहा है ना। टवर्ग को कौन छूता है? मूर्धा छूता है। इसको दंत छूता है और ये पवर्ग को ओष्ठ छूता है ना। छू रहा है और बढ़िया से छू रहा है, इसलिए इसको स्पृष्ट व्यंजन कहा गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे। जिसको हम क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे उसको क्या कहेंगे? स्पृष्टम, जिसको कहते हैं स्पृष्ट। ईसत, ईसत का अर्थ होता है ना, ईसत नहीं कहते हमको थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत चावल बड़ा थोड़ा खाते हैं क्योंकि पेट ज़्यादा निकल गया है। तो जिसका पेट निकल गया है, जो बहुत मोटे लोग हैं, तो जो मोटे लोग होंगे वो गुस्साएंगे नहीं, वो लोग चावल थोड़ा कम खाते हैं। ईसत, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। ईसत माने थोड़ा। ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट माने छूना। छूना है, लेकिन कितना छूना है? थोड़ा छूना है। बात समझना, छुएगा इसमें भी, लेकिन थोड़ा छुएगा। अब हम इसको रट कर नहीं, आपने इसको बोल कर देखना कि पूरा चपक के छू रहा है, मतलब अच्छी मात्रा में छू रहा है। ऐसा नहीं कि छू रहा है भाग रहा है, छू रहा है भाग रहा है। और शादी के पहले छूना वाला ये रहेगा, ईसत स्पृष्टम अंतः स्थाना। और ये शादी के बाद स्पर्श ना, जो अच्छे से छूना है।
क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे वो क्या कहे जाएंगे? स्पृष्ट व्यंजन कहे। ईषद स्पृष्ट अंतः स्थानम। ईषद क्या है? ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने छूना, कितना छूना है। अब इसमें अंतः स्थानम ना जो हम लोग पढ़ रहे थे यण प्रत्याहार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? यण प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इसमें क्या आ जाएगा? या, वा, रा और ला। आइए देखते हैं क्या इसमें पूरा छू रहा है, खुद ही देख लिया जाए। देखिए अब लिखा है वा को बोलने में देखिए आप बोलेंगे वा, मुंह बन रहा है, थोड़ा बन रहा है वा, लेकिन पूरा छू नहीं रहा है। जरा पा को बोल के देखिए, पा, खुद ओठ एक दूसरे में चिपक जा रहा है बढ़िया से, फेविकोल की तरह से। तो ये शादी के बाद छूना है और ये शादी के पहले वाला छूना है, पर कितना? थोड़ा सा छूना है, ठीक है। ईषद स्पृष्ट अंतः स्थानम, जिसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो कहेंगे 4 हैं। वो 4 कौन है? जिसमें छू तो रहा है पर कितना छू रहा है? तो शादी पहले वाले जो लोग छुए होंगे वो बढ़िया से नहीं छू पाते, पूरा अधिकार नहीं होता है, डर लगती है कोई देख न ले, तो उसमें क्या है? थोड़ा छूना है। या अब हम च वर्ग को बोलते हैं, इसका भी उच्चारण स्थानीय चू ऐसा नाम तालु होता है। और च जब हम च बोलते हैं तो देखिए पूरे अच्छे से च, छ, जा, जीभ अच्छे से तालु के पास जाती है। लेकिन इसको जब बोलते हैं या, देखिए जा रही है, लौट आ रही है, या पूरा नहीं छू रही है, नाम मात्र का या। उसी तरह से वा, देखिए वा बोलने में पूरा नहीं सट रहा है, मुंह आगे बन रहा है पर वो रुक जा रहा है। वा, रा, लेकिन टा बोले, रा बोलने में, रा बोल रहे हैं तो जीभ क्या कर रही है? घन से कर रही है। रा बोलने में, उसके बाद उसी अब जब ट को बोलते हैं तो जीभ क्या होती है? पीछे राउंड लेती है, ट, मूर्धा की तरफ, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। और हम ला बोलते हैं, ऋतुल लशानाम दंता। ता बोल के देख लीजिए आप, बढ़िया छू रहा है कि नहीं? ता, जब हम ता बोलते हैं तो जीभ अच्छे से छूती। ता देखो दांत के पास, बिना दांत के पास गए जीभ आप ता बोल नहीं पाएंगे, अन्यथा बोल लीजिएगा। नहीं बोल लेते हैं तो हमको कमेंट करिएगा कि हम बोल लिए हैं, और यदि बोल लेते हैं तो हम ये भी जानेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, पाणिनि भगवान तो सही लिखे हैं। पर बताइएगा जरूर देख करके। ला, देखिए ला, जब हम ला बोलते हैं ना तो जीभ दांत के थोड़ा पहले ही रुक जा रही है, लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है। आप स्पर्श करके बोल के, मैं बार बार कहती हूँ, चेक करिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि समझ गए, व्याकरण का मतलब है समझना न कि रटना, आप रटेंगे भूल जाएंगे। आप ये जो 4 हैं ये शादी के पहले वाले हैं, याद कर लेना, जिसको अंतस्थ कहते हैं, छूना लेकिन बढ़िया से नहीं छूना है। ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम, आपसे पूछेगा कि स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं तो कहिए 4 हैं। ईषद स्पृष्ट कितने हैं? 4 हैं। और स्पृष्ट कितने हैं? 25 हैं। स्पृष्ट कितने हैं? 25 है। इसमें ये पूरा परिवार आ गया है। आप बढ़िया अधिकार प्राप्त है, आप ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब चाहिए तब बढ़िया छू लीजिए, पर इधर पूरा अधिकार प्राप्त नहीं है, थोड़ा सा छूना है। ईषद स्पृष्ट अंतः स्थानम। आगे देखते हैं, विवृत स्वराणाम। क्या लिखा है? विवृत का अर्थ होता है ना खुला हुआ। विवृत स्वराणाम, इसका अर्थ होता है खुला हुआ। क्या हुआ? खुला हुआ, ठीक। विवृत स्वराणाम, स्वरों को बोलने में क्या होता है? मुख खुला हुआ होता है। विवृत, अभी देखिए बोल के देखते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ना, अ, ई, उ, ड़, जिसको बोलने में मुख क्या हो? खुले। अच्छा खुले लेकिन फिर बंद ना हो। अभी हम देखते हैं, पा बोलते हैं, देखिए खुला बंद हो गया ना। च, छ। अब इसको विपरीत स्वराणाम, जब हम स्वरों को बोलते हैं, स्वरों के लिए आपसे पूछेगा कि भैया अभ्यंतर प्रयत्न में किसको स्वर किसके अंतर्गत आता है, तो कहिए विपरीत क्या है? स्वराणाम। ये इसका पूरा सूत्र हम बता दीजिए। वैसे तो अभी आपको 60 बता देंगे, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत और संवृत।
इसके 5 पार्ट करके आपको ऐसे भी बता देंगे, पर आप सूत्र के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ पाएँ। जो टीजीटी के अतिरिक्त मान लीजिए लोग दे रहे होंगे वो भी इसको समझ पाएँ। हो सकता है जूनियर टेट में इस तरह से पूछ दे, ये पंक्ति दे दे, कहे स्पृष्टम प्रयत्नम, आगे कहे भर दीजिए स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, या लिख दे स्पृष्टम अंतःस्थानम, आगे क्या भरना है, ईसद भरना है तो आप विपरीत ना भर दें, आप ये जान पाएँ। हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो जाए, ठीक। कह दे स्वराणाम, आगे क्या भरेंगे तो ईसद स्वराणाम भर देंगे, आप ये जान पाए। स्वराणाम विवृतम, स्वरों को बोलने के लिए मुख क्या होता है, खुला होता है। अब स्वर में का आ जाएगा, देखिए अ, ई, ओ, रे, री, ए, ओ, ए और औ। स्वर कितने हमारे पास, 9 हैं। अ, ई, ओ, रेल, री, ए, ओ, ए, औ। सभी स्वरों के लिए विपरीत स्वराणाम विपरीत है, ठीक। अब आता है ईसद। ईसद का क्या अर्थ होता है, इसको जरा सा, ईसद माने थोड़ा, अभी हमने बताया। फिर कहे कि विपरीत खुलेगा, पर थोड़ा सा खुलेगा। विपरीत माने खुलना, कितना खुलना, ईसद आगे लग गया ना, इसमें विपरीत का अर्थ हुआ खुला हुआ। खुला हुआ बस नहीं, इसको लिख दीजिए पूरा खुला हुआ ना। और ईसद माने यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा, थोड़ा। इसमें कितना खुलेगा, थोड़ा। विपरीत माने खुला हुआ, थोड़ा खुलना, ठीक, थोड़ा खुला। ऊष्माणाम, ऊष्म व्यंजन हमारे पास कितने हैं, जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ना। ऊष्म व्यंजन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। आपसे कुछ भी पूछते नहीं दिक्कत होगी। विपरीत कितने हैं, 9, ठीक। विपरीत स्वराणाम ना, स्वरों की संख्या 9। ईसद विपरीत, ईसद का अर्थ होता है थोड़ा, विपरीत माने खुला हुआ। अब जो ऊष्म व्यंजन बोलते हैं हम, श, ख, श और ह। अब देखिए जरा इसको भी बोल करके हम चेक करते हैं। पहली बात तो ये लिखा है ऊष्माणाम, जिसको बोलने में ना ऊष्मा ज़्यादा है। ऊष्मा माने गर्मी ना। कह रहे हैं कि जिसको बोलने में, मुंह से जब हम बोलते हैं ना तो कुछ ज़्यादा गर्मी आती है। आप देख लीजिएगा बोल करके, हम क बोलेंगे उतनी गर्मी नहीं आएगी, पर जब हम श, 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 ह बोलते हैं तो उससे ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। ऊष्मा माने जो मुंह से हमारे हवा निकलती है ना, गर्मी निकलती है। और इसको बोलने में थोड़ा श, देखिए बोलिए श, 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 स, श, ह, ह, देखिए पूरा नहीं खुलेगा। लेकिन अभी वहीं हम लोग क, ख, इसमें चपक के छू रहा है। लेकिन और क्या कर रहे हैं कि अ बोलने में देखिए सट नहीं रहा है। आ, ई, ओ, ए, ओ, औ बोलेंगे तो ये जो है बढ़िया खुल रहा है। पर देखिए श, 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 ह, श, ख, श, ह पूरा नहीं खुलेगा। बोलकर चेक करिएगा। आ बोलेंगे पूरा खुल जाएगा, ई पूरा खुल जाएगा। समृद्ध क्या होता है, समृद्ध में हम आ को ले लेते हैं। आप कहेंगे कि एक बार तो आ गिना गया है, स्वरों में गणना की गई है, बिल्कुल सही बात है। पर कहते हैं प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में ना। यदि प्रक्रिया दशा हो, कहीं प्रयोग की दशा, सिद्धि प्रक्रिया दशा, कह रहे हैं कि प्रक्रिया दशा में हम इस आ को ले लेंगे, समृद्ध जिसको कहेंगे। तो मान लो पूछे समृद्ध क्या है तो कह दो आ है। एक बार ये स्वरों में भी गिना गया है, विपरीत स्वराणाम में आ चुका है। हमें उम्मीद है कि आप इस सूत्र से ये ज़रूर समझ पाए होंगे। अब हम इसके ना छोटे पार्ट करके आपको बता देना चाहते हैं कि आपको कठिन ना लगे कि ये तो मैडम जी पूरा संस्कृत रख दी। तो जो भी थोड़े से ऊपर लेवल के लोग हैं वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और यही आपको मिलेगा। अब हम जो जिसको लगता है कि ये संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वो भी इसको देखेगा तो मुझे लगता है समझ जाएगा। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, स्पृष्ट प्रयत्न को क्या कहा गया, स्पर्श वाले जो हम लोगों ने पढ़ा था, कादयो मावशाना स्पर्शा, यही पढ़े थे, उसी को स्पृष्ट कह दिए। और जिसको हम लोग अंतस्थ पढ़े वही सद स्पृष्ट हो गया। जिसको हम लोग एक बार आप याद करिए, जो व्यंजन पढ़े थे वही तो पढ़ना है, यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली बस नाम यहाँ चेंज हो गया। जो अंतस्थ था उसको ईसद स्पृष्ट कह दिए, जो अंतस्थ था यणो अंतस्थ था, जिसको हम यण प्रत्याहार में गिनते हैं वही यहाँ अंतस्थ हो गया, और जिसको हम वहाँ अच कह रहे थे वही देखो यहाँ विपरीत हो गया, स्वराणाम विपरीतम।
और फिर देखिए जिसको सल कह रहे थे वह ईसद विपरीत हो गया। और फिर देखिए एक तो यही आपको बस नया लगेगा, जो समृत है प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में हो। मैं इसको शार्ट के माध्यम से जरा सा बताने की कोशिश करती हूँ जो आप तक पहुँच पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो चलाते समय रोक कर स्क्रीनशॉट लें और लोगों तक शेयर करें। जितना हो सके इसे दूर तक प्रसारित करने की कोशिश करें। ये सारी मेहनत आप सभी के लिए ही हो रही है, जो निःशुल्क क्लास दी जा रही है और प्रतिदिन क्लास आपको मिलती है। बहुत कोई आवश्यक कार्य आ गया तो अलग बात है, अन्यथा की स्थिति में हम प्रतिदिन क्लास बनाते हैं और आप तक पहुंचती रहेगी और आप प्रतिदिन देखने की कोशिश करें। अब हम इसके पार्ट कर ले रहे हैं जरा सा अभ्यंतर प्रयत्न के। देखते हैं यत्नो द्विधा, पहले 2 पार्ट किए गए, उसके बाद हम इसको एक पार्ट में करके देखते हैं। यहाँ अभी द्विधा हटा दे रहे हैं। यत्न में सबसे पहले देख रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर, एक मिनट, आभ्यंतर, ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न। और इसका शुद्ध जो होता है ना वो होता है अभ्यंतर, ठीक। और आपको पुस्तक में ऐसे आभ्यंतर मिलेगा, ठीक है। अब इसके कितने आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हो गए, तो हम कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब इसको हम अलग करके लिख ले रहे हैं कौन कौन से हैं। अभी हमने बताया है। अब ये 60 तरीका है। सबसे पहले देखते हैं स्पृष्ट, उसके बाद लेते हैं ईषद स्पृष्ट, ईषद, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, उसके बाद है विवृत स्वराणाम, विवृत, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे विवृत स्वराणाम, विवृत। पहले देखा स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, उसके बाद देखते हैं ईषद विवृत, ईषद विवृत, ईषद विवृत। उसके बाद देखते हैं समृत। यही है इसके 5 भेद। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और ईषद विवृत और समृत। अब हम देख लेते हैं, इसमें सारे स्वर व्यंजन आ जाएंगे जो आभ्यंतर प्रयत्न में गिना गया। तो आपसे पूछ देगा कि कौन सा, आपसे पूछेगा कि विवृत के अंतर्गत क्या आता है, स्वर आता है कि व्यंजन आता है कि ऊष्म व्यंजन आता है। तो विवृत में क्या बताएंगे? विवृत स्वराणाम। विवृत में, विवृत का अर्थ मैंने क्या बताया? खुला हुआ। विवृत माने खुला हुआ, ईषद माने थोड़ा खुलना। अभी हमने क्या बताया? विपरीत माने खुलना, ईषद माने थोड़ा खुला, ठीक। और उसके बाद ईषद स्पृष्ट, ईषद माने थोड़ा ना, और स्पृष्ट माने छूना, स्पृष्ट माने छूना, और स्पृष्ट माने अच्छे से छूना। स्पृष्ट माने स्पर्श करना, छूना, स्पर्श, इसको समझ लेना। स्पर्श, स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। आप ऐसे करना, बढ़िया से छूना, चपक के छूना, छूना। अब स्पृष्ट व्यंजन कितने हो गए? क से लेकर, क से लेकर कितने हो जाएंगे? म तक के व्यंजन। आपसे पूछ दे कि स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं, कह देना 25 है। स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं? 25 है। ईषद स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं? तो क्या बताएंगे? 4 है। विवृत कितने हैं? 9 है। ईषद विवृत कितने हैं? 4 है। समृत की दशा में 1 है, ठीक। अब आते हैं स्पृष्ट में किसको लेंगे? क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ म। उसके बाद देखते हैं ए हलंत ना छूट जाए अन्यथा गलत हो जाए। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन हुए वो क्या कहे गए? स्पर्श व्यंजन। अभी मैंने ठीक जो समझाया है इसको छूने में क ख ग घ बढ़िया से छूते हैं, ठीक, इसी को स्पर्श कहा गया। ईसद विपरीत कितने हो जाएंगे जिसको हम यण प्रत्याहार के अंतर्गत अभी अभी मैंने इसीलिए सूत्र से बताया आपको, अंतः स्थानम ईशत स्पृष्टम अंतः स्थानम ना, जिसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया था। तो इसमें कितना आ जाएगा? 4, य व र और ल, ठीक। विपरीत कितने हो जाएंगे? 9। जरा सा देखते हैं, अ ई ओ रे रे ए ओ ए औ, ठीक। ईसद विपरीत कितने हो जाएंगे? 4, श ख श ह, ठीक। इसको देख लिया। समृद्ध जो है वो क्या हो गया? प्रयोग दशा या प्रक्रिया दशा में। अब हम जरा सा इसको काउंट कर लेते हैं। 25 और 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29 और 4 33। व्यंजन पूरे निपट गए, विपरीत में सारे स्वर आ गए। अब आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है, स्पृश व्यंजन कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो आपको क से लेकर के म तक के बीच में यदि कोई भी व्यंजन आए, आप मेरा वीडियो देखने के बाद जितना भी क्वेश्चन अभ्यंतर प्रयत्न से बना होगा उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। कहीं किसी का भी लेकर के सॉल्व करें, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस सेट शायद आपको नहीं दे पा रही हूँ। क्वेश्चन हैं पर उतनी सुविधा नहीं है। तो कैसे किसी का भी कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेकर के, सबका प्रैक्टिस सेट अच्छा है, किसी का भी लेकर आप सॉल्व करें। यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। क से लेकर के म तक के जितने व्यंजन आएंगे वो स्पर्श कहे जाएंगे। पर पूछ सकता है कि कौन से स्पर्श व्यंजन है कौन से नहीं हैं। तो जो हैं तो इसके अंतर्गत नहीं है तो फिर इसमें से कुछ डाल सकता है। एक क्वेश्चन बना करके जरा सा देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछें कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, जरा सा देखते हैं हम। अब इसमें ले लेते हैं क च ट और ले लिए यह। पूछे कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, क्या बताएंगे? अंतस्थ व्यंजन या। तो इस तरह से कौन है कौन नहीं है आपको ध्यान में रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ लगता है कि हमें नहीं आया तो आप ज़रूर से पूछने की मुझसे कोशिश करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों से। आज इस समय जो भी पढ़ाए हैं उसे ज़रूर अध्ययन करिएगा, बिना पढ़े नहीं सोइएगा रात में। शुभ संध्या।